Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कविता है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक भूमि कानून है। आज के मेरे व्याख्यान 5 में मैं आपको भारत में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पंचायती राज के बारे में बात करूँगी। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मेरे व्याख्यान 4 में मैंने भारत में किराएदारी कानून के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने जाना कि भारत में किराए के नियंत्रण, मकान मालिकों के अधिकारों के संरक्षण और किराएदारों के अधिकारों के लिए जो कानून किराया नियंत्रण अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है। वहीं परिसर के किरायों की देखरेख के लिए किराए अधिग्रहण की स्थापना के लिए हमने मॉडल किराया अधिनियम के बारे में भी जाना, जिसे यहाँ पे पेश किया गया केंद्रीय सरकार द्वारा। और हमने यहाँ पे दिल्ली किराया अधिनियम क्या गठन क्यों हुआ इसके बारे में जाना कि वहाँ पे किराया और असामयिक बेदखली पर नियंत्रण रखने और शहर के जो सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको किफ़ायती आवास प्रदान करने के पर्पज़ से यहाँ पे हमारा दिल्ली किराया अधिनियम आया। और वहीं साथ ही साथ हमने कई राज्यों के किराएदारी कानून के बारे में जाना, जिनमें प्रमुख है महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक राज्य, जिनके हमने किराएदारी कानून के बारे में हमने जाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको भारत में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और पंचायती राज के बारे में बताना चाहूँगी कि भारत में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और पुनर्वास और भूमि प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की क्या भूमिका है। अब मैं शुरू करना चाहूँगी भूमि अधिग्रहण विधान समय रेखा से। 1824 में ब्रिटिश सरकार ने पहला भूमि अधिग्रहण कानून लागू करके भारत में भूमि शासन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कानून ने विकासात्मक परियोजनाओं और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की शुरुआत को चिन्हित किया। इस कानून के तहत ब्रिटिश अधिकारियों ने सड़कों, नहरों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कानूनी अधिकार प्राप्त किया। तो यह ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ पे अधिनियमित है, जहाँ पे सड़कों, नहरों और सार्वजनिक उद्देश्यों जैसी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की यहाँ पे अनुमति दी गई। इस विधायी कदम का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे के विस्तार को सुविधाजनक बनाना और भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। हालांकि इसने भारतीय भूस्वामियों के अधिकारों और भूमि पर ब्रिटिश अधिकार की सीमा के बारे में बहस और विवादों को भी जन्म दिया। इस प्रारंभिक कानून के बाद भूमि अधिग्रहण कानूनों को सुव्यवस्थित करने के लिए और भी कदम यहाँ पर उठाए गए। 1857 में 1857 का अधिनियम 6 के रूप में समेकित विभिन्न भूमि अधिग्रहण कानून को यहाँ पे लाया गया, जिसने विभिन्न भूमि अधिग्रहण कानूनों को एक एकीकृत कानूनी ढांचे में समेकित किया था। इस समेकन ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को ब्रिटिश भारत की संपूर्णता में अधिक समान और मानकीकृत बना दिया। 1857 में कानूनों का समेकन भूमि अधिग्रहण के शासन में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन और भारतीय भूमि धारकों दोनों के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है। हालांकि ये भारत में भूमि नीतियों को आकार देने में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों के निरंतर प्रभुत्व को भी दर्शाता है, अक्सर स्वदेशी समुदायों और उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों की कीमत पर। इसी में अगला यहाँ पे हमारा है भूमि अधिग्रहण विधान समय रेखा, जिसमें 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने पिछले 1857 अधिनियम की जगह एक नया कानून भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1870 का अधिनियम 10 पेश किया। इस कदम का उद्देश्य कमियों को दूर करना और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार करना है। हालांकि इसके कार्यान्वयन के पीछे इरादों के बावजूद अधिनियम व्यवहार में अप्रभावी पाया गया था।
यह भूमि अधिग्रहण के आसपास की सुविधाजनक बनाना, उसका यहाँ पे उद्देश्य ही यही था कि इसे व्यवहार में अप्रभावी माना जाता है और अधिनियम को यहाँ पे इसीलिए प्रतिस्थापित किया गया, एक नया कानून यहाँ पे लाया गया। भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने के लिए अधिक व्यापक कानून की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम अधिनियमित किया। इस ऐतिहासिक कानून का उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना था। इसने अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों को पेश किया, जिसमें उन भूमि मालिकों को मुआवजे के प्रावधान यहाँ पे शामिल है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई थी। 1894 के जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में भूमि शासन में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व किया, जो भूस्वामियों के अधिकारों के साथ सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में सरकार के हितों को संतुलित करने की भी मांग करता है। हालांकि इसकी संभावित जबरदस्त प्रकृति और हाशिए के समुदायों के अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा, जिनकी भूमि को अक्सर उचित मुआवजे या पर्याप्त परामर्श के बिना अधिग्रहण के लिए लक्षित किया जाता था। कुल मिलाकर 19वीं शताब्दी के इन विधायी विकासों ने भारत में भूमि अधिग्रहण कानूनों के आधुनिक ढांचे के लिए आधार तैयार किया, जिसने बाद के सुधारों को प्रभावित किया और देश में भूमि अधिकारों और विकास के आसपास चल रही बहस को आकार दिया। स्वतंत्रता के बाद 1894 अधिनियम को यहाँ पे अपनाया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद देश ने भूमि अधिग्रहण प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को यहाँ पे अपनाया। इस अंगीकरण को 1948 में जारी भारतीय स्वतंत्रता केंद्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप यहाँ पे दिया गया। औपनिवेशिक युग के इस कानून को अपनाकर भारत ने स्वतंत्रता के बाद भूमि अधिग्रहण के प्रति अपने दृष्टिकोण में निरंतरता का प्रदर्शन किया। तो भारत ने 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त की, उसके बाद 1894 में उन्होंने इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अपनाकर यहाँ पे भूमि अधिग्रहण प्रथाओं में जो निरंतरता थी उसको यहाँ पे इसके माध्यम से दर्शाया गया, इसको यहाँ पे लागू किया गया 1948 में। और निरंतर उपयोग यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि अंग्रेज़ों के ज़माने के अधिनियम के ढांचे के तहत भूमि अधिग्रहण भी जारी रहा, उसका निरंतर उपयोग यहाँ पे होता रहा। अधिनियम ने कई दशकों तक भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में यहाँ पे कार्य किया। स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने भारत में भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में यहाँ पे कार्य किया। इसके निरंतर उपयोग ने नए कानून बनाने में शामिल चुनौतियों और जटिलताओं और भूमि अधिग्रहण की ज़रूरतों को पूरा करने में मौजूदा कानूनी ढांचे की कथित पर्याप्तता को रेखांकित भी किया। हालांकि समय के साथ 1894 अधिनियम के पुराने प्रावधानों के बारे में आलोचनाएं भी उठी, विशेष रूप से उचित मुआवजे, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पर्यावरणीय विचारों जैसे मुद्दे के संबंध में। इन आलोचनाओं ने न्याय, समानता और सतत विकास के समकालीन सिद्धांतों के साथ बेहतर तालमेल के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार और आधुनिकीकरण के आह्वान को प्रेरित भी किया। अब मैं संशोधन प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पे कैसे हुई वो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि 1998 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जब इसके संशोधन की प्रक्रिया शुरू की, इस कदम में समकालीन चुनौतियों और विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करने के लिए कानून को अद्यतन करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया और उचित मुआवजा, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को संबोधित करने में मौजूदा कानूनी ढांचे की कमियों को रेखांकित किया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया ने बाद के वर्षों में गति पकड़ी और 2007 में संसद में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के नेतृत्व में इस विधेयक का उद्देश्य 1894 के अधिनियम की कमियों को व्यापक रूप से संबोधित करना था।
इसने उन सुधारों को पेश करने की मांग की जो भूमि मालिकों को उचित मुआवजा यहाँ पे दे सके। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया ने बाद के वर्षों में जैसे ही गति पकड़ी, यहाँ पे 2007 में संसद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक यहाँ पास किया गया, जिसमें उचित मुआवजे, पुनर्वास और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता जैसे मुद्दों को यहाँ पे संबोधित भी किया गया, क्योंकि उसका प्रमुख उद्देश्य ही यही था। भारत में भूमि अधिग्रहण कानूनों के आधुनिकीकरण की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी संशोधन विधेयक का पारित होना 2007 जो हमारा अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे उसे यहाँ पे पारित किया गया। भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 2009 जो कि फरवरी में लोकसभा में पारित किया गया। दिसंबर 2008 में मंत्रियों के समूह द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। व्यापक भूमि अधिग्रहण सुधार की दिशा में विधायी प्रक्रिया में एक मील के पत्थर का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि विधायी प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी अंततः चूक हो गई। इस कानून का उद्देश्य उचित मुआवजा, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता सहित भूमि अधिग्रहण के आसपास के विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना है। यह भूमि अधिग्रहण कानूनों के आधुनिकीकरण और उनके समकालीन विकास प्राथमिकताओं और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप लाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा था। लोकसभा में पारित होने के बावजूद भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2009 को विधायी प्रक्रिया में बाधाओं का सामना भी करना पड़ा, जिससे अंततः यह निष्प्रभावी हो गया। राजनीतिक असहमति, हितधारक विरोध और प्रक्रियात्मक बाधाओं सहित विभिन्न कारकों ने बिल को कानून बनाने में विफलता में योगदान दिया। 2009 के संशोधन की समाप्ति ने भारत में भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार में निहित चुनौतियों को उजागर किया, जहां प्रतिस्पर्धी हित और जटिल सामाजिक आर्थिक गतिशीलता अक्सर विधायी प्रक्रिया को जटिल बनाती है। बहरहाल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया कानूनों में सुधार के प्रयास जारी रहे। बाद की सरकार और नीति निर्माताओं ने भूमि शासन के लिए अधिक संतुलित और न्याय संगत दृष्टिकोण की खोज में इस मुद्दे पर फिर से यहाँ पे विचार किया। संशोधन के लिए निरंतर प्रयास यहाँ पे होता रहा। जो चुनौतियाँ और प्राथमिकताएं यहाँ पे रही, जैसा कि अभी मैंने पिछली अपनी स्लाइड में आपको बताया कि 1894 के भूमि अधिग्रहण नियमों में संशोधन के पारित होने में आने वाली चुनौतियाँ भारत में भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार की जटिलता को रेखांकित करती है। इन प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद देश में समान और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सुधार की आवश्यकता प्राथमिकता बनी हुई है। भूमि अधिग्रहण कानून सुधार में चुनौतियों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने में कई रणनीतियां यहाँ पे शामिल हो सकती हैं, जिनमें से विधायी प्रस्तावों की समीक्षा करना, नीति निर्माताओं द्वारा उनकी चिंताओं को दूर करने और सुधार प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विधायी प्रस्तावों पर फिर से विचार करने और संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है। वहीं हितधारक परामर्श भी यहाँ पे दिए गए। प्रभावित समुदायों, भूस्वामियों, नागरिक समाज संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियाँ सहित विभिन्न प्रकार के हितधारकों के साथ जुड़ना भूमि अधिग्रहण में शामिल विविध दृष्टिकोणों और हितों के समझने के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सार्थक परामर्श आम सहमति बनाने और कानून विकसित करने में मदद कर सकते हैं, जो विभिन्न हितधारकों की ज़रूरतों को संतुलित करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि भविष्य के जो निर्देशों में विधायी प्रस्तावों पर फिर से विचार करना, उसके हितधारक परामर्श यहाँ पे बताए गए, उन चिंताओं को दूर करने और प्रभावी कानून बनाने के लिए आम सहमति बनाना यहाँ पे शामिल हुआ। तो ये यहाँ पे प्रारंभिक प्रयासों के बावजूद ये चुनौतियाँ और प्राथमिकताएं यहाँ पे रही। अंत में यहाँ पे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 यहाँ पे का पारित होना और इसको नियंत्रित करना यहाँ पे बहुत ही मूल्यवान रहा। यह कानून 1894 के पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की कमियों को संबोधित करता है, जिससे प्रभावित भूस्वामियों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित होता है। इस प्रक्रिया में भूमि मालिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी अधिग्रहण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम यहाँ पे शामिल हैं। अधिग्रहण की शुरुआत। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ से हुई। सरकारी विभागों या एजेंसियों द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना यहाँ जारी की गई।
सार्वजनिक उद्देश्य निर्दिष्ट किया गया, जिसके लिए भूमि की यहाँ पे आवश्यकता रही और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत यहाँ से शुरू हुई। ये जो अधिनियम है हमारा RFCTLR अधिनियम के तहत प्रभावित समुदायों पर अधिग्रहण के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक सामाजिक प्रभाव आकलन के साथ प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद अधिकांश प्रभावित परिवारों से सहमति और मुआवजे का निर्धारण होता है। अधिनियम में वार्षिकी और पुनर्वास सहायता जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ बाजार दरों पर क्षतिपूर्ति अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उद्देश्य समानता और न्याय के सिद्धांतों के साथ संरेखित एक निष्पक्ष और भागीदारी प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। भूमि अधिग्रहण कानूनी का आधुनिकीकरण करके RFCTLARR अधिनियम का उद्देश्य सामुदायिक अधिकारों का सम्मान करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देते हुए भूस्वामियों के हितों की रक्षा के साथ विकास अनिवार्यताओं को संतुलित करना भी है। प्रारंभिक अधिसूचना और आपत्तियां क्या क्या यहाँ पे जब ये यहाँ पे आया हमारा जो अधिनियम 2013, उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आपत्तियां रही और उसको यहाँ पे कैसे अधिसूचना यहाँ धारा 6 के द्वारा जिला कलेक्टर वहाँ यहाँ पे जारी कर पाए, वो सब यहाँ पे हमारा दिया गया है। भारत में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकारी विभागों या एजेंसी द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने के साथ शुरू होती है, जिसमें सार्वजनिक उद्देश्य को निर्दिष्ट किया जाता है जिसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यह अधिसूचना प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत को चिन्हित करती है और प्रभावित भूमि मालिकों और हितधारकों के लिए आधिकारिक नोटिस के रूप में कार्य करती है। यह आवश्यक भूमि की सीमा और अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र की सीमाओं जैसे विवरणों की रूपरेखा भी तैयार करता है। जिला कलेक्टर धारा 4 के अधिसूचना यहाँ पे जारी करता है, जो जनता को प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, जिसके द्वारा यह अधिसूचना प्रभावित भूमि मालिकों को 60 दिनों के भीतर अगर उनको जो भी आपत्ति है वो यहाँ पे कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी जो भी चिंताएं हैं उनको यहाँ पे कलेक्टर को बता सकते हैं और अधिग्रहण का विरोध करने की भी यहाँ पे अनुमति उनको दी गई है। तो कलेक्टर द्वारा आपत्तियों को दूर करने और निर्णय लेने में पारदर्शिता भी सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित भी की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रयोजन है, ये प्रावधान है धारा 4 में, ये कहीं ना कहीं उनको ये अधिकार देता है मालिकों को कि वो अपनी उन संपत्ति, उनकी भूमि यहाँ पे ली जा रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जो भी आपत्तियाँ हैं वो कलेक्टर के सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी अधिग्रहण और मुआवजे के आकलन की घोषणा। आपत्तियों पर विचार करने के बाद, जैसा कि हमने धारा 4 में किया कि कलेक्टर जो है यहाँ पे जिनको इससे दिक्कत है या उनको लग रहा है कि हाँ उनके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है, तो वो यहाँ पे जो भी उनकी इस तरह की चिंताएं हैं वो कलेक्टर को बता सकते हैं। और उस आपत्तियों को सुनने के बाद कलेक्टर यहाँ पे धारा 6 के अधिसूचना जारी करता है। औपचारिक रूप से भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार के इरादे की घोषणा करता है कि क्यों वहाँ पे भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, उनका क्या सार्वजनिक उद्देश्य है उसके पीछे, तो उसकी घोषणा यहाँ पे धारा 6 के द्वारा की जाती है। इस स्तर पर कलेक्टर द्वारा 4 अधिसूचना की तारीख पर भूमि के बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है। जब यहाँ पे अधिसूचना जारी हो जाती है उसके बाद वहाँ पे बाजार मूल्य का आकलन करके उसी के अनुसार यहाँ पे जिससे भी भूमि अधिग्रहण किया गया है उसको यहाँ पे मुआवजा दिया जाता है। इस आकलन के आधार पर ही मुआवजे की राशि निर्धारित की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह प्रभावित भूस्वामियों के लिए उचित और न्यायपूर्ण है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी पुरस्कार, कब्जा और पुनर्वास के प्रयोजन की। जो यहाँ पे मूल्यांकन पूरा होने पर, जैसा कि हमने बताया कि बाजार के उस पे यहाँ पे कलेक्टर जो है एक बार नोटिफाई करने के बाद इस चीज़ को उसमें लाते हैं और उनको बताते हैं कि इतना आपको मुआवजा दिया जाएगा, तो कलेक्टर मुआवजे की राशि सहित अंतिम पुरस्कार भी जारी करता है और सरकार भूमि का भौतिक कब्जा ले लेती है और भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त RFCTLARR अधिनियम प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभों के प्रावधान को अनिवार्य करता है, उनकी भलाई और आजीविका की रक्षा करता है। तो जैसा कि हमने जाना कि एक बार मूल्यांकन पूरा हो जाने के बाद कलेक्टर अंतिम पुरस्कार जारी करता है और प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजा वितरित करता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में अधिक मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
सरकार प्रभावित परिवारों को यहाँ पे लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का उद्देश्य उनकी भलाई और आजीविका की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना कि उन्हें अपनी भूमि के नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाए और उन्हें नए स्थानों पर अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया जाए। पुनर्वास और पुनर्स्थापन उपायों का अनिवार्य करके RFCT-LARR अधिनियम प्रभावित समुदायों पर भूमि अधिग्रहण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, सामाजिक न्याय और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के अधिकारों और कल्याण को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अवार्ड की अवधि क्या रहेगी। इसमें जो हमारी कानूनी आवश्यकता है, जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 25 कलेक्टर को घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर एक पुरस्कार जारी करने का आदेश देती है। तो इस समय सीमा के भीतर पंचाट जारी करने में विफलता पूरी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को छोड़ देती है। तो यहाँ पे ये कानूनी आवश्यकता यहाँ पे बताई गई है कि विस्तार के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना और असाधारण परिस्थितियों में विस्तार की अनुमति देकर अधिनियम प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली अप्रत्याशित चुनौतियों या जटिलताओं की पहचान के साथ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के समय पर समाधान की आवश्यकता को संतुलित करता है। अंततः इन कानूनी आवश्यकताओं का पालन भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने और इसमें शामिल सभी हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। अब मैं बात करूंगी विस्तार प्रावधान की। उपयुक्त सरकार के पास विशिष्ट परिस्थितियों के कारण आवश्यक समझे जाने पर 12 महीने की अवधि का विस्तार करने का भी अधिकार है। किसी भी विस्तार निर्णय को औपचारिक रूप से प्रलेखित, संप्रेषित और संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया जाना चाहिए। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण में शामिल अधिकारियों को अवार्ड जारी करने की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करने चाहिए। ये तंत्र निर्धारित समय सीमा से किसी भी विचलन की पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे सुधारात्मक कार्यवाही तुरंत की जा सकती है। समय पर पुरस्कार जारी करने की प्राथमिकता देकर और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुपालन बनाए रखकर प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं की दक्षता, वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। अंततः सरकार और प्रभावित हितधारकों दोनों के हितों की सेवा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे विस्तार प्रावधान के बारे में हमने बात की कि किसी भी विस्तार निर्णय को औपचारिक रूप से प्रलेखित, संप्रेषित और संबंधित प्राधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। और यहाँ पे जो 12 महीने की अवधि का विस्तार भी यहाँ पे दिया गया है, उसको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे विस्तार प्रावधान बनाए गए। अब मैं बताना चाहूँगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में अवार्ड की अवधि, उसका क्या महत्व है, जो अभी हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी जाना। तो यहाँ पे इसके महत्व की बात की गई है कि उस अवार्ड के अवधि का क्या महत्व है। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की दक्षता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए समय पर पंचाट जारी करना बहुत ही आवश्यक है। विश्वास और जवाबदेही बनाए रखने के लिए निर्णय लेने में पारदर्शिता और कानूनी समय सीमा का पालन भी आवश्यक है। धारा 23 में कलेक्टर के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण में शामिल अधिकारियों को अवार्ड जारी करने की प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र भी स्थापित करने चाहिए। और यह कदम यहाँ पे सुनिश्चित करता है कि मुआवजा पुरस्कार को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रभावित पक्षों के हितों पर विचार किया जाए। जांच के बाद कलेक्टर उनके हस्ताक्षर तक पुरस्कार जारी करता है। इस पुरस्कार में महत्वपूर्ण विवरण शामिल है, जैसे कि अधिग्रहित की जा रही भूमि का सटीक क्षेत्र और प्रभावित भूमि मालिकों को भुगतान की जाने वाली मुआवजा राशि। मुआवजे की गणना अधिनियम की धारा 27 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पालन करती है, जो बाजार मूल्य, संभावित मूल्य और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर उचित मुआवजे का निर्धारण करने के लिए मानदंड और कार्यप्रणाली निर्दिष्ट भी करती है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे अधिनियम के तहत मुआवजा।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि धारा 23 में कलेक्टर को मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास की मांग करने वाले हितों की जांच करना यहाँ पे उनका पावर दी गई है। और यह कदम सुनिश्चित भी करता है कि मुआवजा पुरस्कार को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रभावित पक्षों के हितों पर विचार भी किया जाए। कलेक्टर अपने हस्ताक्षर के तहत एक पुरस्कार यहाँ पे जारी करता है, जिसमें कि शामिल है कि वो वास्तविक भूमि क्षेत्र वहाँ पे बताएंगे और वहाँ पे मुआवजा कितना दिया जा रहा है वो धारा 27 के अनुसार उसकी गणना भी की जाती है। तो एक बार जब ये अधिग्रहण की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो जाती है तो यहाँ पे इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, मुआवजे, पुनर्वास और पुनर्वास की मांग करने के हितों की जब जाँच यहाँ पे पूरी हो जाती है तो पुरस्कार जारी करने का जब समय आता है तो इन दो चीज़ों पर जो कलेक्टर है उनका यहाँ पे कि हस्ताक्षर के तहत एक पुरस्कार जो यहाँ पे जारी किया जाता है वो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए कि वो जो वास्तविक क्षेत्र है वो कहाँ है और उसका यहाँ पे धारा 27 के अनुसार कितना मुआवजा वहाँ पे दिया जाएगा उसकी गणना यहाँ पे की जाती है। अब मैं यहाँ पे पुरस्कार के घटक की बात करूँगी, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे मुआवजा जो हमने अभी पीछे भी हमने डिस्कस किया कि अधिनियम की धारा 27 के अनुसार उसकी गणना की जाती है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन पुरस्कार अधिनियम की धारा 31 के अनुसार उसकी गणना होती है। मुआवजा बाजार मूल्य, संभावित मूल्य और अन्य प्रासंगिक विचारों जैसे कारकों पर आधारित है और कलेक्टर उन सभी पक्षों के बीच मुआवजे का वितरण भी करता है जिन्हें भूमि में रुचि रखने के लिए जाना जाता है या जिनके दावों के बारे में पता है, भले ही वे उसके सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। इस पुरस्कार की गणना अधिनियम की धारा 31 के अनुसार की जाती है और इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ प्रदान करना है। तो इन घटकों के पुरस्कार प्रक्रिया में शामिल करके भूमि अधिग्रहण ढांचा प्रभावित पक्षों के अधिकारों और हितों को बनाए रखने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त रूप से मुआवजा और समर्थन दिया जाए। अब मैं यहाँ पे पुरस्कार वितरण की यहाँ पे बात करूँगी कि उसमें पुरस्कार वितरण के समय किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाए। उनमें सबसे पहले यहाँ पे है उचित वितरण। कलेक्टर भूमि में रुचि रखने वाले सभी पक्षों के बीच मुआवजे का उचित वितरण सुनिश्चित करता है, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उसके सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए हों, तभी यहाँ पे उसका उचित वितरण किया जाएगा। यह निष्पक्षता यहाँ पे सुनिश्चित करता है और मुआवजे के आवंटन में किसी भी भेदभाव को भी रोकता है। दूसरा ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे पारदर्शिता। पुरस्कार वितरण प्रक्रिया पारदर्शी है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी पक्ष उन्हें मिलने वाले मुआवजे से अवगत हैं। पारदर्शिता प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास और विश्वास को यहाँ पे बढ़ावा देती है। वहीं पे हमारा जो ध्यान देने वाली बात है वो जवाबदेही भी है। कलेक्टर मुआवजे के वितरण के लिए जवाबदेह है। यह सुनिश्चित करता है कि यह निष्पक्ष रूप से और अधिनियम के अनुसार किया गया है। तो पुरस्कार वितरण के समय इन सब बातों का यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है कि वहाँ पे लोगों का जो विश्वास है वो यहाँ पे टूटे ना, वो पूरा यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी रहे। वह सुनिश्चित करे कि सभी पक्ष उन्हें मिलने वाले मुआवजे से अवगत हैं। जितने भी लोगों का वहाँ पे उसमें रुचि है भूमि से और उनका जो वितरण है वो यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए, जिसमें वे भी शामिल हैं जो उनके सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं भी हुए हैं लेकिन उनकी रुचि है और वहाँ नहीं भी आ पाए। तो सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कलेक्टर मुआवजे के वितरण के लिए जवाबदेह है। उचित वितरण, पारदर्शिता और जवाबदेही के इन सिद्धांतों का पालन करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया इसमें शामिल सभी हितधारकों के अधिकारों और हितों को बनाए रख सकती है। मुआवजे के आवंटन में न्याय और समानता की भावना को बढ़ावा दे सकती है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे भूमि अधिग्रहण में बाजार मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। इसमें विचार किए गए कारक यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि न्यूनतम भूमि मूल्य, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निर्धारण करने में इन कारकों का यहाँ पे अहम भूमिका रही है। न्यूनतम भूमि मूल्य, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया भी है कि उस क्षेत्र में बिक्री दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 के तहत आवश्यक न्यूनतम भूमि मूल्य जहाँ भूमि स्थित है उसको ध्यान में रखा जाए। यह 1899 के भारतीय स्टैंप अधिनियम के तहत
बिक्री दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए आवश्यक भूमि के न्यूनतम मूल्य को संदर्भित करते हैं। यह उस क्षेत्र में भूमि के लिए आधारभूत मूल्य प्रदान करते हैं जहां वह स्थित है। दूसरा यहाँ पे कारक है हाल के बिक्री उल्लेख। पिछले 3 वर्षों में निकटतम गांव या क्षेत्र में दायर बिक्री विल्लेखों के शीर्ष 50% के आधार पर समान प्रकार की भूमि के लिए औसत बिक्री मूल्य क्या रहेगा। यह तुलनीय संपत्तियों के लिए हाल के लेन देन पर विचार करके भूमि के बाजार मूल्य का आकलन करने में मदद करता है। तीसरा यहाँ पे है स्वीकृत राशि। उस घटना में स्वीकृत राशि जब साइट निजी व्यवसायों या सार्वजनिक निजी भागीदारी से जुड़ी पहलों के लिए अधिग्रहित यहाँ पे की जाती है। यह राशि अधिग्रहण करने वाली इकाई और भूस्वामी के बीच सहमत मूल्य को दर्शाती है। बातचीत और परियोजना की बारीकियों जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, इन कारकों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि भूमि मालिकों को उनकी संपत्ति के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त हो। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारक क्या हैं। उन अतिरिक्त कारकों में जो सबसे प्रमुख है वो समायोजन कारक है, जो कि बाजार मूल्य अधिग्रहित की जा रही भूमि के भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर गुणात्मक समायोजन के अधीन है। समायोजन कारक मुआवजे की गणना के दौरान भूमि के बाजार मूल्य पर लागू होते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पे ये भिन्न भिन्न है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र बाजार मूल्य आमतौर पर 1 से 2 तक के कारक से गुना किया जाता है। यह समायोजन विकास के कम घनत्व और संभावित भविष्य के मूल्य में वृद्धि के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है। फिर यहाँ पे है हमारा शहरी क्षेत्र, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि शहरी सेटिंग्स में जहाँ विकास घनत्व अधिक है और भूमि अक्सर अधिक मूल्यवान होती है, बाजार मूल्य को कम से कम 1 के कारक से गुना किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुआवजा वाणिज्यिक या आवासीय विकास के लिए उच्च आंतरिक मूल्य और क्षमता को दर्शाता है। ये समायोजन कारक अधिग्रहित की जा रही भूमि की अनूठी विशेषताओं और संभावनाओं के लिए मुआवजे के आकलन को दर्जे करने के लिए काम करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि भूस्वामियों को स्थानीय बाजार की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करने वाला उचित और न्याय संगत मुआवजा प्राप्त हो। भौगोलिक भेदों के लिए लेखांकन करके मुआवजा प्रक्रिया का उद्देश्य विविध परिदृश्यों में भूमि मूल्यांकन में निष्पक्षता और सटीकता के सिद्धांतों को बनाए रखना है। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं की क्या भूमिका है। 2013 का जो अभी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं RFCT-LAR अधिनियम सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया के दौरान ग्राम पंचायतों के समावेश और परामर्श को यहाँ पे अनिवार्य करता है। ग्राम पंचायतें भूस्वामियों को सूचना प्रसारित करने, स्थानीय दृष्टिकोणों को समझने के लिए बैठकें आयोजित करना और पुनर्वास प्रक्रिया के कार्यवान की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंचायतों के पास भूमि हस्तांतरण को रोकने, विकास योजनाओं को अनुमोदित करने तथा पंचायत अधिनियम 1996 के अंतर्गत क्षेत्र पर संभावित प्रभाव का आकलन करने की भी शक्ति है। ग्राम पंचायतों का शामिल होना भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। ग्राम पंचायतों की भागीदारी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत ही प्रगतिशील कदम यहाँ पे रहा है। स्थानीय शासन संरचनाओं और दृष्टिकोणों को एकीकृत करके RFCT-LAR अधिनियम समावेशी निर्णय लेने को बढ़ावा देता है और अधिकारियों और प्रभावित समुदायों के बीच अधिक विश्वास को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर यह दृष्टिकोण भूमि शासन के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करता है और भूमि अधिकारों और आजीविका के संरक्षण को भी बढ़ाता है। अब मैं यहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण के यहाँ पे मैं कारण बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे स्थानीय शासन और उत्तरदायी शासन यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय स्वशासी निकाय केंद्र
और राज्य सरकारों से शक्ति के विकेंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को जमीनी स्तर के करीब लाकर स्थानीय शासन भूमि प्रशासन में स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के प्रति अधिक जवाबदेही को यहाँ पे बढ़ावा देता है। यह बदलाव अधिक उत्तरदायी और समुदाय उन्मुख भूमि शासन को सक्षम बनाता है। इसके अलावा सत्ता का यह विकेंद्रीकरण स्थानीय समुदायों को भूमि शासन प्रक्रियाओं में अधिक महत्वपूर्ण कहने का अधिकार भी देता है। स्थानीय सब सरकारी संस्थानों में उनकी भागीदारी के माध्यम से समुदाय भूमि उपयोग, आवंटन और विकास के संबंध में निर्णय लेने में सक्रिय रूप से संलग्न हो सकते हैं। यह सशक्तिकरण भूमि प्रशासन में सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय स्थानीय हितधारकों के विविध हितों और आकांक्षाओं को भी दर्शाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे स्थानीय शासन तंत्र उत्तरदायी और समावेशी भूमि शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर ये संस्थान अधिक भागीदारी, पारदर्शी और जवाबदेह भूमि प्रशासन प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं, जो लोगों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी भूमि प्रबंधन कार्य के बारे में कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, यहाँ पे भूमि उपयोग की क्या योजना रही है, सुधारों का क्या कार्यवान रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है यहाँ पे स्थानीय स्वशासी संस्थान अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि प्रबंधन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वहन करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है यहाँ पे भूमि उपयोग योजना। वे भूमि उपयोग योजना के लिए जिम्मेदार हैं। भूमि संसाधनों का सतत और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करते हैं। व्यापक नियोजन प्रक्रियाओं के माध्यम से वे पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए आवासीय, वाणिज्यिक, कृषि और औद्योगिक उपयोग जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित करते हैं। दूसरा यहाँ पे है सुधारों का कार्यान्वयन। ये निकाय भूमि वितरण और उत्पादकता में सुधार के लिए भूमि सुधार और भूमि समेकन उपायों को भी लागू करते हैं। भूमि स्वामित्व, किराएदारी और भूमि विखंडन के मुद्दों को संबोधित करते हैं। छोटी जोतों की चकबंदी को सुकर बनाकर और भूमि तक समान पहुंच को बढ़ावा देकर वे कृषि उत्पादकता और ग्रामीण विकास को बढ़ाने में योगदान देते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी स्थानीय हितों और समन्वय का क्या प्रतिनिधित्व है। यहाँ पे स्थानीय आवश्यकताओं के उसमें वकालत का क्या भूमिका है। स्थानीय सब सरकारी निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि भूमि संबंधी आवश्यकताओं और स्थानीय आबादी की चिंताओं को समझने और उनकी वकालत करने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं। घटकों के साथ उनका सीधा जुड़ाव उन्हें भूमि प्रबंधन और उपयोग के संबंध में समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में भी सक्षम बनाता है। उत्तरदायी प्रशासन यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है कि भूमि प्रशासन सामुदायिक हितों और प्राथमिकताओं के प्रति उत्तरदायी भी रहेंगे। निर्वाचित प्रतिनिधि सामुदायिक आवाज़ों के लिए वाहक के रूप में काम करते हैं, नीतियों और पहलों की वकालत करते हैं जो स्थानीय ज़रूरतों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित होते हैं। सरकारी अधिकारियों और ज़मीनी स्तर के समुदायों के बीच की खाई को पाटकर यह सुनिश्चित करते हैं कि भूमि संबंधी निर्णय उन लोगों के विविध दृष्टिकोणों को यहाँ पे दर्शाता है जिनके वो प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वशासी संस्थान जमीनी स्तर के समुदायों और सरकार के उच्च स्तरों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। वे स्थानीय स्तर पर भूमि से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यवान की सुविधा भी प्रदान करते हैं। व्यापक नीतिगत उद्देश्यों को कार्यवाही योग्य पहलों में अनुवाद करते हैं जो स्थानीय वास्तविकताओं और चिंताओं को संबोधित करते हैं। यह इंटरफेस सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय और सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं, अंततः अधिक उत्तरदायी और समावेशी भूमि शासन की ओर ले जाता है। तो ये जो नीति कार्यवान को यहाँ पे सुगम बनाया गया है इनके द्वारा
कि जैसे ये स्थानीय स्वशासी संस्थान ज़मीनी स्तर के समुदायों और सरकार के उच्च स्तर के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस का जो यहाँ पे इन्होंने के रूप में जो कार्य किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर भूमि संबंधी नीतियों अनेक कार्यक्रमों को यहाँ पे प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा यहाँ पे दी गई है। अब मैं यहाँ पे जो भविष्य में इसका क्या वो रहेगा प्रभाव 2013 RFCT LARR अधिनियम का, कि भारत में भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, स्थानीय सब सरकारी भागीदारी और भागीदारी प्रक्रिया पर अधिनियम का जोर अधिक समावेशी और उत्तरदायी भूमि शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे यहाँ पे अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए भविष्य के निर्देशों में जो शामिल है कि कार्यान्वयन तंत्र को यहाँ पे मजबूत करना, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना और अधिनियम का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करना। इसमें प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, संस्थागत क्षमताओं को बढ़ाना और अधिनियम के प्रावधानों को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करना भी शामिल है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, यहाँ पे ये भी प्रमुख है कि सूचना तक सार्वजनिक पहुँच बढ़ाना और नियमित निगरानी और मूल्यांकन के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं हमें आगे भी इसकी यहाँ पे ज़रूरत रहेगी, क्योंकि पारदर्शी निर्णय लेने और सार्वजनिक परामर्श और शिकायत निवारण के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विकास मजबूत हो सकता है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि यह सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हित में संचालित हो। तो इन भविष्य की दिशाओं पर ध्यान केंद्रित करके RFCT LARR अधिनियम के कार्यान्वयन को उचित मुआवजे, पुनर्वास और समावेशी भूमि शासन के अपने उद्देश्यों को साकार करने के लिए और परिष्कृत किया जा सकता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण सतत विकास और सामाजिक न्याय में योगदान देगा। यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाएं इक्विटी, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के साथ संरेखित हो। तो ये जो यहाँ पे हमने बात की कि कैसे हम इस चीज़ को आगे ले जा सकते हैं, कि ये जो पारदर्शिता है, यहाँ पे जो जवाबदेही है कलेक्टर की, इस तरह से हम कहीं ना कहीं उस चीज़ का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये जो कार्यान्वयन चुनौतियों का यहाँ पे जो समाधान यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये अधिनियम प्रभावी परिवर्तन यहाँ पे सुनिश्चित करता है, वो भी कहीं ना कहीं आगे जाके भविष्य में यहाँ पे इस चीज़ को दिशाओं पर ध्यान केंद्रित करके पुनर्वास और उचित मुआवजे और समावेशी भूमि शासन के अपने उद्देश्यों को साकार करने में समर्थ रहेगा। निष्कर्ष और भविष्य की दिशाएं, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि कहीं ना कहीं हमें आगे चल के इनको, ये तो हमें पता है कि ये 2013 का हमारा अधिनियम यहाँ पे इस चीज़ को, इस प्रक्रिया को यहाँ पे नियंत्रित करता है। कैसे यहाँ पे इनकी जो धारा में बताया गया है कि कैसे कलेक्टर धारा 4 में इसको वो करेगा, फिर यहाँ पे 6 में जो है उस चीज़ को आगे जो है उनकी जितनी भी चिंताएं हैं, उनके जितने भी ऑब्जेक्शन है, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे वो सारे उनके जो मुआवजा है उसका उचित वितरण करना। तो ये सारे प्रावधान कहीं ना कहीं आगे जाके इस अधिनियम को प्रभावी कार्यान्वयन के उसमें सुनिश्चित करने में समर्थ रहेगा। इसमें क्षमता निर्माण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सब सरकारी संस्थानों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना है। अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अपनी समझ को बढ़ाकर और भूमि शासन में अपने कौशल को मजबूत करके ये संस्थान उचित मुआवजे, पुनर्वास और भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। वहीं यहाँ पे विवादों को संबोधित करना यह भी बहुत आवश्यक है कि जो भी मुआवजे से संबंधित हो या फिर विस्थापन से या फिर पुनर्वास से जो भी संबंधित बकाया विवादों और चिंताओं का यहाँ पे समाधान भी करने का प्रयोजन है। विवादों को यहाँ पे विवाद समाधान के लिए पारदर्शी और भागीदारी तंत्र के माध्यम से हितधारक शिकायतों को संबोधित कर सकते हैं और न्याय संगत समाधानों की दिशा में काम कर सकते हैं, जो सभी पक्षों के
अधिकारों और हितों को बनाए रखते हैं। तो भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए ये मुआवजे, पुनर्वास और विस्थापन से संबंधित बकाया विवादों और चिंताओं को हल करने में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आगे की राह की मैं इसकी बात करूं तो कहीं ना कहीं ये सहयोगात्मक यहाँ पे प्रयास रहा है, क्योंकि अधिक प्रभावी और समावेशी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्थानीय सब सरकारी संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को यहाँ पे प्रोत्साहित करना है। एक साथ काम करके ये हितधारक जटिल भूमि शासन चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास परिणामों को बढ़ावा देने के लिए अपनी संबंधित शक्तियों और संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए इसको अधिक प्रभावी और समावेशी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इन सब का यहाँ पे होना, इन सब के बीच में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इसका सहयोगात्मक प्रयास बहुत ज़रूरी है। निरंतर सुधार की भी यहाँ पे आवश्यकता है। ये नहीं कि ये जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इसमें कुछ कमियाँ होती हैं जिसमें निरंतर प्रयास की हमें यहाँ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि उभरती चुनौतियों और चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम की नियमित रूप से समीक्षा और अद्यतन करना, यह सुनिश्चित करना कि यह भारत में निष्पक्ष और पारदर्शी भूमि शासन को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना रहे हैं। क्योंकि बदलती परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी रहकर और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करके नीति निर्माता देश में भूमि शासन की उभरती ज़रूरतों को पूरा करने में अधिनियम की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं। तो ये जितने भी हमारी चुनौतियाँ हैं, चिंताएं हैं, जो इस अधिनियम को नियमित रूप से समीक्षा और आयतन करना यहाँ पे आवश्यक है, वो तभी हो सकता है जब इन बदलती परिस्थितियों के प्रति उत्तरदायी रहकर और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करके यहाँ पे इसको और मजबूत यहाँ पर बनाया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून सुधार में चुनौतियों और प्राथमिकताओं को संबोधित करने में कई रणनीतियाँ शामिल रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विधायी प्रस्तावों की समीक्षा करना, हितधारक परामर्श का मैंने यहाँ पे आपके सामने उल्लेख किया। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आम सहमति का भी निर्माण यहाँ पे कैसे किया गया। भूमि अधिग्रहण सुधार को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनना बहुत आवश्यक था। इसके लिए मतभेदों को पाटने और विधायी परिवर्तनों के लिए समर्थन जुटाने के लिए बातचीत, समझौता और संवाद की आवश्यकता हो सकती है। वहीं यहाँ पे चिंताओं को संबोधित करना, जिसमें विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित किया जाए, जैसे कि उचित मुआवजा, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे सुधार प्रक्रिया में विश्वास और वैधता बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। कानून को सतत विकास को बढ़ावा देते हुए प्रभावित समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए तंत्र शामिल करना चाहिए। भूमि अधिग्रहण न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों सहित संबंधित संस्थानों की क्षमता बढ़ाने से भूमि अधिग्रहण कानूनों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन में सुधार हो सकता है। शासन ढांचे को मजबूत करने और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी सहायता और संस्थागत सुधार आवश्यक हो सकते हैं। भूमि अधिग्रहण सुधार के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर भारत भूमि शासन में चुनौतियों और प्राथमिकताओं का समाधान कर सकता है। अपने नागरिकों के अधिकारों और आजीविका की रक्षा करते हुए वो विकास को बढ़ावा भी दे सकता है। राजनीतिक परिदृश्य के बदलाव के बावजूद ये 1894 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम उपयोग में रहा, जो कि प्रशासनिक निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे को बनाए रखने के व्यवहारिक निर्णय को भी यहाँ पे दर्शाता है। इस निरंतरता ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के निर्बाध कार्यान्वयन की अनुमति दी। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित ढांचे के तहत और स्वतंत्रता के बाद कई दशकों तक 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने भारत में भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में भी यहाँ पे कार्य किया। यहाँ पे इसके निरंतर उपयोग के नए कानून बनाने में शामिल चुनौतियों और जटिलताओं
और भूमि अधिग्रहण की ज़रूरतों को पूरा करने में मौजूदा कानूनी ढांचे की कथित पर्याप्तता को रेखांकित भी किया। हालांकि समय के साथ 1894 अधिनियम के पुराने प्रावधानों के बारे में बहुत आलोचनाएं उठी, विशेष रूप से उचित मुआवजे, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पर्यावरणीय विचारों जैसे मुद्दों के संबंध में भी। इन आलोचनाओं ने न्याय, समानता और सतत विकास के समकालीन सिद्धांतों के साथ बेहतर तालमेल के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनों में सुधार और आधुनिकीकरण के आह्वान को प्रेरित भी किया। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि भारत में जैसे 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद यह अधिनियम अपनाया गया 1894 में, और वहीं पे इसका जो निरंतर उपयोग यहाँ पे रहा और कई दशकों तक भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले प्राथमिक कानून के रूप में भी इसने कार्य किया। भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया ने बाद के वर्षों में जो गति पकड़ी और 2007 में संसद में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के नेतृत्व में इस विधेयक का उद्देश्य 1894 के अधिनियम की कमियों को व्यापक रूप से संबोधित करना था। इसने उन सुधारों को पेश करने की मांग की जो भूमि मालिकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करेंगे, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए उनको प्रदान किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं में प्रक्रियात्मक पारदर्शिता भी बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये 2007 के जो संशोधन विधेयक ने हमारे भारत में भूमि अधिग्रहण कानूनों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया और यह लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने और न्याय, समानता और सतत विकास के समकालीन सिद्धांतों के अनुरूप भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को लाने के लिए सरकार द्वारा एक ठोस प्रयास को यहाँ पे दर्शाता है। हालांकि इस विधेयक ने बहस और विवादों को भी जन्म दिया, विशेष रूप से विकास की अनिवार्यता और प्रभावित समुदायों के भूमि अधिकारों और आजीविका के संरक्षण के बीच संतुलन के बारे में भी। अंततः जबकि 2007 के संशोधन विधेयक ने भूमि अधिग्रहण कानूनों के सुधार में एक मील के पत्थर का यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे इसका प्रमुख उद्देश्य ही ये था कि जिनको भी यहाँ से जिनका भूमि अधिग्रहण यहाँ पे किया गया है उनको उचित मुआवजा प्रदान करना, उनके पुनर्वास और प्रक्रियात्मक पारदर्शिता के मुद्दों को यहाँ पे संबोधित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो भारत में भूमि अधिग्रहण कानूनों के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जो हमारा 2007 में ये जो 2009 का भूमि अधिग्रहण संशोधन यहाँ पे आया, जो 2007 संशोधन विधेयक को यहाँ पे इसने पारित किया। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने इस व्याख्यान में भूमि अधिग्रहण विधान की समय रेखा, रूपरेखा, उसमें जितने भी यहाँ पे संशोधन आए, कैसे हमारे RFCT LARR अधिनियम 2013 का यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य इस चीज़ को पारदर्शिता और उनको उचित मुआवजा और उनको मुआवजे, पुनर्वास और विस्थापन से संबंधित जितने भी विवाद हैं, चिंताएं हैं, उनको यहाँ पे समाधान किया जाए, उसमें यहाँ पे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. British humour doesn't have a very high standing in the world. When people talk about it, they usually do so with a certain degree of disparagement. Yet all this is, I think, rather unfortunate, because if I read out to you a certain section from Jerome K. Jerome's famous novel Three Men in a Boat, you will realize that not only is British humour genuinely funny, it is probably even better than some of the other samples of humorous writings that you might have read in the recent past. The story that I'm going to read out is told by Jerome, who thinks he is suffering from some kind of a malady.
I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. Hay fever, I fancy it was. I got down the book and read all I came to read. And then, in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases generally. I forgot which was the first distemper I plunged into. Some fearful, devastating scourge, I know. And before I had glanced half down the list of premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly got it. I sat for a while, frozen with horror, and then in the listlessness of despair, I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. Wondered what else I had got. Turned up St. Vitus's dance. Found, as I expected, that I had that too. Began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom, and so started alphabetically. Read up ague and learned that I was sickening from it, and that the acute stage would commence in about another fortnight. Bright's disease, I was relieved to find, I had only in a modified form. And so far as that was concerned, I might live for years. Cholera I had with severe complications, and diphtheria I seem to have been born with. I plodded conscientiously through the 26 letters, and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's knee. I felt rather hurt about this at first. It seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation? After a while, however, less grasping feelings prevailed. I reflected that I had every other known malady in the pharmacology, and I grew less selfish and determined to do without housemaid's knee. Gout, in its most malignant stage, it would appear, had seized me without my being aware of it. And zymosis. I had zymosis evidently from boyhood. There were no more diseases after zymosis, so I concluded there was nothing else the matter with me. I sat and pondered. I thought, what an interesting case I must be from a medical point of view. What an acquisition I should be to a class. Students would have no need to walk the hospitals if they had me. I was a hospital in myself. All they need to do would be to walk round me and after that take the diploma. Then I wondered how long I had to live. I tried to examine myself. I felt my pulse. I could not at first feel any pulse at all. Then all of a sudden it seemed to start off. I pulled out my watch and timed it. I made it 147 to a minute. I tried to feel my heart. I could not feel my heart. It had been beating, but now it had stopped beating. I have since been induced to come to the opinion that it must have been there all the time and must have been beating, but I cannot
account for it. I patted myself all over my front, from what I call my waist up to my head, and I went a bit around each side and a little way up the back. But I could not feel or hear anything. I tried to look at my tongue. I stuck it out as far as ever it would go, and I shut one eye and tried to examine it with the other. I could only see the tip, and the only thing that I could gain from that was to feel more certain than before that I had scarlet fever. I had walked into the reading room a happy, healthy man. I crawled out a decrepit wreck. Our friend next visited a doctor, and there he got a prescription which said to eat well, to go for long walks, and not to worry his head over things he didn't understand. See you in the next episode of Literary Snippets.